क्या चमक रहा है भाई यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मदर्स लाइव। मैं विवेक तिवारी आप सबका मदर्स लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। एसएससी मेंस का जो एग्जाम आपका होगा उसमें जितना भी साइंटिफिक रिसर्च का जो भी टॉपिक है, जिसमें हम आपको टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, करंट के पार्ट के हाल में क्या चल रहा है, डिफेंस में क्या चल रहा है, स्पेस में क्या चल रहा है, और बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में क्या इन्वेंशन हो रहे हैं, क्या डिस्कवरी हो रही हैं, फिजिक्स में क्या नया चीज है, ठीक है ना, बेस क्या है इनका, केमिस्ट्री में क्या चीज है, वो सब कुछ हम यहाँ पे आपको अवगत करवाएंगे। हम सब कुछ यहाँ आपको हम पढ़ाएंगे। फिलहाल हम जो आपको पढ़ाएंगे वो हमारा जो मेन कॉज जो चल रहा है फिलहाल एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, पूरी दुनिया में जो चल रहा है, इकोलॉजी को लेके हम बात कर रहे हैं। आप बार बार पढ़ रहे होंगे कि भाई हम सब लोग हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन की तरफ मूव हो रहे हैं, हम उस दर बढ़ रहे हैं। हर कंट्री एक लिक्विड हाइड्रोजन को लेके बात कर रही है। फिलहाल हमारे इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे एक बहस सी छिड़ गई है द्रव हाइड्रोजन को लेके। एज ए फ्यूल इसका हम यूज करेंगे। तो एज ए फ्यूल हम इसका यूज करेंगे तो क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, एनवायरमेंट क्या होता है, डिजीज कैसे पैदा हो जाती है पोल्यूशन को लेके, इन सब को लेके हम पहले चर्चा करेंगे। मीन्स पहला जो हमारा आज टॉपिक होगा, पहला जो हमारा आपका सिलेबस में जो भी हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा इकोलॉजी को लेके होगा, पारिस्थितिकी तंत्र को लेके होगा। इकोलॉजी पारिस्थितिकी का मतलब होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी कुछ है, जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे लाइफ है, हमारे आसपास वो चीजें, वो फैक्टर, वो अवयव, वो कारक, जिनकी वजह से मैं, आप, सभी जीव, सभी जानवर, सभी प्लांट, सभी पेड़ पौधे जो जिंदा हैं जीवित अवस्था में, वो किस वजह से जीवित अवस्था में, वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, कैसे वो अपना बैलेंस रख पा रहे हैं, हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायरमेंट होती है, इन सब के बारे में जो हमें स्टडी करनी होती है, स्टडी हमारी कहलाती है इकोलॉजी। ठीक है।
प्रॉब्लम है? अभी वॉइस नहीं आ रही है? एक बार हमें एक बार बताइएगा कि वॉइस प्रॉब्लम है क्या? तो अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं, पारिस्थितिकी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ हमें आप बताइएगा कि कहीं वॉइस प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ओके, 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 ठीक है। चलिएगा, तो हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी जो है, मैंने पारिस्थितिकी के बारे में बताया था कि हमारे परि मतलब होता है चारों तरफ, स्थिति मतलब होती है कंडीशंस। तो हमारे चारों तरफ ऐसी कौन-कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, चाहे वो वाटर की कंडीशंस हो, सॉइल की हो, मिट्टी की हो, एयर की हो, गैसेस की हो, ठीक है ना? क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, तो फूड कंडीशंस क्यों ना हो। तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकें, पूरी ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सर्वाइव कर सकें, एनिमल्स सर्वाइव कर सकें, प्लांट्स जो होते हैं, पेड़-पौधे जो होते हैं, वो सर्वाइव कर सकें, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े-मकोड़े वो सर्वाइव कर सकें। तो ऐसा नहीं कि इस अर्थ पे केवल हम इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ इंसान इम्पोर्टेंट है, नहीं, हमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हैं जो हमसे पहले इस पृथ्वी पर आए थे, इस अर्थ पे आए थे। हमसे पहले जितने भी जीव इस पृथ्वी पर आए थे, वो सब हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होते तो उनसे पहले हमको आना चाहिए था, लेकिन हम सबसे बाद में हमारी उत्पत्ति हुई है। हम तो उनसे बने हैं, उनके डीएनए में चेंज हो के तब जाके ह्यूमन बॉडी का एक शेप बना है, वरना हमारा उत्पत्ति का कोई भी कंडीशंस पैदा नहीं होती अगर ये जीव, ये ऑर्गेनिज्म हमसे पहले नहीं आए होते तो। तो हमें उसी कंडीशंस के बारे में पढ़ना, तो उससे पहले हमें ये पढ़ना कि आखिरकार ये इकोलॉजी है क्या? पारिस्थितिकी है क्या? पहले वो बात कर लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पारिस्थितिकी होती है, जो इकोलॉजी होती है, ये जो वर्ड दिया गया था, ये शब्द जो दिया गया था, इकोलॉजी वर्ड देने वाले जो व्यक्ति था, उनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल वो इंसान था जिन्होंने इकोलॉजी वर्ड दिया था, इकोलॉजी शब्द दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ठीक है ना? तो इकोलॉजी वर्ड देने वाले व्यक्ति का नाम है अर्नेस्ट हेकल। ये वर्ड देने वाले व्यक्ति का नाम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि भाई इकोलॉजी जो है, ये मुझे अगर इकोलॉजी पढ़नी ही है, मुझे इसकी स्टडी करनी है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? हर चीज को पढ़ने का कोई ना कोई एक बेस होता है, एक आधार होता है। अगर उस बेस और आधार की अगर मैं बात करता हूँ कि भाई बेस कौन सा है, आधार कौन सा है, किस तरह की हम बातें कर रहे हैं, तो हर चीज को पढ़ने का एक आधार होता है कि हम किस चीज को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम किस चीज को कहाँ से पढ़ सकते हैं। अब भी नहीं सुनाई दे रही क्या आवाज आपको? वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब भी नहीं आ रही क्या आवाज? चलिएगा, ठीक है।
ओके, ओके, चलो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इकोलॉजी को लेके, अब हम बात करते हैं पारिस्थिति के बारे में। तो हमने एक बात बताई कि पारिस्थितिकी जो है, उसका वर्ड देने वाले इकोलॉजी वर्ड देने वाले व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट हेकल। हम जो कह रहे थे बात है कि हम किसी चीज़ को स्टार्ट करें तो कहाँ से करें? तो अगर मैं एक बात करता हूँ कि अगर जैसे आपको इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, पेड़-पौधों के बारे में पढ़ना है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक साथ सारे पेड़ों के बारे में पढ़ लूँगा, जितने भी प्लांट्स दुनिया में सबके बारे में स्टडी कर लूँगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना? होता ये है कि मुझे कोई ना कोई पहले एक स्पीशीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी एक प्लांट को लेके स्टार्ट करना पड़ेगा कि भाई चलो सबसे पहले हम जो एल्गी हैं, जो शैवाल हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जब शैवाल के बारे में, एल्गीज़ के बारे में स्टडी हो जाएगी, चलो हम फिर लाइकेन के बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम कुछ ऐसे प्लांट्स पढ़ लेंगे जो जैसे नीम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पीपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुलसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बरगद के बारे में पढ़ेंगे, एक-एक करके। और जब एक-एक करके सबकी स्टडी हो जाएगी, तो आपने प्लांट्स की स्टडी कर ली है। फिर आप एनिमल्स पे आ जाओगे, पहले बैक्टीरिया है, फिर वायरस है, फिर अमीबा, यूग्लिना है, फिर जानवर हैं, फिर शेर है, फिर घोड़ा है, फिर गधा है। क्योंकि सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, सबकी बॉडी की बनावट एक जैसी नहीं है, सभी की बॉडी के ऑर्गन्स के काम करने का फंक्शन एक जैसा नहीं है, सबको एक जैसा खाना नहीं चाहिए होता, सबको एक जैसा पानी नहीं चाहिए होता है, सबको एक जैसी गैसेस नहीं चाहिए होती है, तो सबके लिए अलग-अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसको कौन-सी क्लाइमेट चाहिए, कौन-सी हवा चाहिए, कौन-सा पानी चाहिए, कौन-सी मिट्टी चाहिए, कौन-सा एनवायरनमेंट चाहिए, कौन-सा स्थान चाहिए रहने के लिए, तो उन सब के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई बेस तो देना पड़ेगा। तो जब हम इकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम इकोलॉजी की स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं, तो इकोलॉजी की जो स्ट्रक्चर है, इकोलॉजी की जो संरचना है, मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में भी आ जाए कि जो इकोलॉजी की स्ट्रक्चर होती है, जो इकोलॉजी की संरचना होती है, वो स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है पहले ही भाग से, और पहला भाग इसका है प्रजातियां, स्पेसीज। प्रजातियां होती हैं, स्पीशीज होती है। ह्यूमन बॉडी एक प्रजाति है, एक स्पीसी है। जानवर जैसे घोड़ा है, दूसरी स्पीसी है, गधा तीसरी स्पीसी है, बिल्ली चौथी स्पीसी है, ठीक है ना? तो ये अलग-अलग प्रजातियां हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों में नीम एक प्रजाति है, पीपल दूसरी प्रजाति है, बरगद तीसरी प्रजाति है, तो अलग-अलग स्पीशीज होती हैं। तो हमें अगर जैसे कोई मेरी बॉडी की स्टडी कर ले, या हम 2-3 इंसानों की बॉडी की स्टडी कर ले, मेल और फीमेल की स्टडी कर ले, बच्चों की स्टडी कर ले, बूढ़ों की स्टडी कर ले, 3-4 आपने अलग-अलग फेज़ में आपने इंसानों के बारे में स्टडी कर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है और मेरी एज के दूसरे इंसानों के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, नहीं है। ऑर्गन्स एक जैसे हैं, सभी काम एक जैसे करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, हाइट वगैरह थोड़ी कम या ज़्यादा होगी, फेस कट थोड़ा अलग होगा, वो अलग बात है, लेकिन बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें, जितने भी मटेरियल, जितने भी पदार्थ मेरी बॉडी के अंदर हैं, सबकी बॉडी में सेम उसी रेशो में मौजूद हैं। तो ऐसे नहीं कि मुझे 140 करोड़ जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 8 अरब की पॉपुलेशन है, तो सभी इंसानों के बारे में अलग-अलग स्टडी करनी पड़ती है, नहीं। 10-20 लोगों की बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी हम कर लेते हैं और पूरी ह्यूमन बॉडी को मान लेते हैं इसी तरह की ह्यूमन बॉडी काम करती है, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी है। तो इसका मतलब हमने एक प्रजाति की स्टडी कर डाली है। फिर हमने जैसे पीपल के 10 पेड़ ले लिए, अब 10 पेड़ों की हमने स्टडी कर लिए और 10 पेड़ों की स्टडी करने के बाद इस पूरी दुनिया में जितनी भी पीपल के पेड़ है, माना सबकी स्टडी हो गई है, कि सभी के पीपल के पेड़ ऐसे ही रहे होंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे क्लाइमेट में, इतने पानी में, इतनी मिट्टी में ही वो पैदा हुए होंगे। तो हम इकोलॉजी को कहाँ से स्टार्ट मानते हैं? स्पीशीज से, प्रजाति से हम स्टार्ट मानते हैं। ये जो प्रजातियां होती हैं, अगर मैं सभी प्रजातियों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो प्रजातियों को मिलाकर बनती है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं जनसंख्या, जनसंख्या। और अगर मुझे स्टडी करनी है, जनसंख्या की स्टडी कहलाती है डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है डेमोग्राफी। मतलब अगर मैं इस इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन में रहने वाले लोगों की टोटल पॉपुलेशन को मैं काउंट कर लेता हूं, तो मैंने वो डेमोग्राफी की है वो मैंने। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं मानव प्रजाति हूं, ह्यूमन स्पीसी हूं, और हम इस अर्थ पे जितने भी इंसान हैं उन सबको काउंट कर दें तो वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ऐसे जानवरों की पॉपुलेशन हो जाएगी, जैसे कि हम बात करते हैं कि शेर हैं, चीते हैं, बाघ हैं, टाइगर हैं, कितने हैं अर्थ पे, कितने इंडिया में हैं, कितने बाहर हैं, तो उन सबकी अगर आप कैलकुलेशन कर ले तो सबको आप ऐड कर लेते हो कि इतने शेर बचे हैं दुनिया में, इतने बाघ
टाइगर बचे हैं, इतने लेपर्ड बचे हैं, तो कितने प्लांट्स, तुलसी कितनी बाकी रह गई हैं। तुलसी ध्यान रखना, रेयर डेटा बुक में तुलसी का नाम शामिल हो चुका है। तुलसी लुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। जितना आप बढ़ावा दोगे, तुलसी हमारे लिए किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान की बॉडी के लिए तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो धर्म विशेष से निकाल कर मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, तुलसी को रखना सीखे, तुलसी को पालना सीखे, तुलसी को बड़ा करना सीखे, तुलसी को सजोना सीखे। तुलसी होगी, जो आपका शरीर है वो निरोग रहेगा, हेल्दी रहेगा। तुलसी में बहुत सारे गुण मौजूद हैं। तुलसी आपके लिए एक अमृत का काम करती है। तुलसी का होना बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसा रेड डाटा बुक में उसका नाम शामिल हो चुका है, खत्म होने के कगार पर वो आ चुकी है। तो ध्यान रखना है, संभालना है आप लोगों को इसको। तो प्रजातियां मिलकर क्या बन जाती हैं, पॉपुलेशन बन जाती हैं। सभी पॉपुलेशंस को मैं मिला दूं, दुनिया में जितने भी पॉपुलेशंस हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, चाहे वो एनिमल्स की हों, सबकी पॉपुलेशंस को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, तो ये पॉपुलेशन ऐड होने के बाद कहलाती है कम्युनिटी, समुदाय कहलाता है, कम्युनिटी कहलाती है। समुदाय जो होते हैं, समुदाय आपस में जब मिल जाते हैं, और इस अर्थ पर ध्यान रखना, हमारी इकोसिस्टम, सॉरी हमारी जो इकोलॉजी है, जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें सिर्फ दो ही कम्युनिटी हैं, दो कम्युनिटी हैं, दो समुदाय हैं, प्लांट कम्युनिटी और एनिमल कम्युनिटी, पादप समुदाय और जंतु समुदाय। प्लांट और एनिमल समुदाय को अगर हम एक साथ रखकर ये देखें कि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, प्लांट्स एनिमल्स पे कैसे डिपेंडेंट हैं और एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट हैं, इनकी अगर हमको स्टडी करनी होती है, इनके बारे में एक रिलेशन स्थापित करना होता है, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, इससे हम बोलते हैं परितंत्र। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम मौजूद है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम बोथ आर सेपरेट वर्ड्स, दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको एक कनेक्ट नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। इकोलॉजी में कई मिलियंस, कई थाउजेंड्स इकोसिस्टम मौजूद हैं। तो इकोसिस्टम से मिल मिल के इकोलॉजी बनी है। तो इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम जो होता है वो हमारी इकोलॉजी का एक पार्ट, एक भाग है, इकोलॉजी में ये मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इकोसिस्टम अगर आप मिला दें, सभी इकोसिस्टम्स को मिला दें, तो इकोसिस्टम्स मिलके बनाते हैं बायोम। बायोम क्या होता है, इसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, अभी हम बात करेंगे। और सभी बायोम्स को अगर आप मिला दें, तो सभी बायोम्स से मिलकर बनता है हमारा बायोस्फीयर, जैव मंडल बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ये रहा जैव मंडल। तो कुल कितने आपके संरचना में कुल कितने पार्ट्स आए हैं, 6 आए हैं। और आपको सारे के सारे फेज इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। सबसे पहले कौन आती है, स्पीसीज, प्रजातियां आती हैं। प्रजातियां मिलकर क्या बना देती हैं, पॉपुलेशन बना देती हैं, अपनी जनसंख्या बना देती है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशंस मिलकर बनाती है कम्युनिटी, एक समुदाय बनाती है। समुदाय जो होते हैं, समुदाय को अगर हम देखें कि समुदाय से मिलकर बना होता है इकोसिस्टम, परितंत्र बनता है। ये क्या क्या होते हैं, ये वर्ड्स क्या क्या है, ये शब्द क्या क्या है, इनका डेफिनेशंस क्या है, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिलहाल ये वर्ड याद रखने हैं कि कौन किस नंबर पे, नंबरिंग क्या है, कौन किस नंबर पे यहाँ पे मौजूद है, किस नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, स्पीसीज आ रही है। फिर कौन आ रहा है, पॉपुलेशन है। फिर कौन है, फिर आपकी कम्युनिटी। उसके बाद कौन है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद क्या आता है, बायोम। और बायोम के बाद क्या आता है, बायोस्फीयर आता है, जैव मंडल आता है। ये जो स्पीसीज होती है, जो प्रजातियां होती हैं, ये सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी इकोलॉजी की, हमारी पारिस्थितिकी की सबसे छोटी यूनिट है। तो हमारी पारिस्थितिकी का जो सबसे छोटी यूनिट है वो है प्रजाति, वो है स्पीसी। और हमारे इकोसिस्टम का, हमारे जो इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का नहीं सॉरी, इकोलॉजी का, हमारी इकोलॉजी का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, या जो लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे बड़ी जो इकाई है, द लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट का नाम है बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये दो वर्ड भी याद रखने हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी जो है, इकोसिस्टम जो है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम, उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है स्पीसीज, प्रजाति। और जो लार्जेस्ट यूनिट है,
जो सबसे बड़ी इकाई है उसका नाम है बायोस्फीयर, उसका नाम है जैव मंडल। तो लार्जेस्ट है बायोस्फीयर, स्मॉलेस्ट है स्पीसीज। तो इस सीक्वेंस से आपको यहाँ पे चलना है। इतना क्लियर है तो एक बार मुझे आप यस बताइएगा, जिससे कि मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। अभी इसमें कुछ जानने वाली बात है नहीं, बस अभी आपको वर्डिंग याद रखनी है कि किस तरह से कौन सा वर्ड कहाँ लिखवाया जा रहा है। अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, वरना फिर से मुझे वापस से समझाना पड़ेगा। तो एक बार आप यस और नो में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं, चलिएगा आगे। मैं शुरू करता हूँ इसी इकोलॉजी को, और इसी इकोलॉजी को हम क्रम से पढ़ेंगे, सीक्वेंस टू सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस है इकोलॉजी का, सबसे पहली जो इकाई है, पहला जो भाग है, वो है आपका बायोस्फीयर। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि द लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे बड़ी इकाई। इकोलॉजी की जो लार्जेस्ट यूनिट है, इकोलॉजी की लार्जेस्ट यूनिट का नाम क्या है, तो आपको बताना है बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैव मंडल को आप समझिएगा, जैव मंडल क्या है, इको बायोस्फीयर क्या है। जैव मंडल, जैव मतलब होता है जीवन, लाइफ, मंडल मतलब होता है लेयर, आवरण। तो ऐसा आवरण जिसके मध्य में जीवन है। ये माना कि मैं कहूं कि ये आपका एक लेयर है, परत है, चारों तरफ से आवरण है, इसके बीच में जो जीवन है, चाहे वो आपका हो, पेड़ पौधों का हो, जानवरों का हो, कीड़े मकोड़ों का हो, कहीं पर भी हो। अब इस लेयर के अंदर जहां भी जीवन है, उस पूरे के पूरे आवरण को हम कह देते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर कह देते हैं। जैसे हम कहें कि आपका घर है, आप घर में आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, आपने एक पालतू जानवर को भी पाल रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं वहां पे, ठीक है ना, पानी की, खाने की सारी व्यवस्था है, टीवी देखने की व्यवस्था है, ठीक है ना, बात करने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, आपका वहां पे जीवन है। तो आपका जो घर है वो आपके लोगों के लिए आपका बायोस्फीयर कहलाएगा, आपका जैव मंडल कहलाएगा। पड़ोसी का घर उसका जैव मंडल कहलाएगा, ठीक है ना। और इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव जानवर हैं, सबके इन छोटे 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 जैव मंडल को मिला के बड़ा जैव मंडल बन जाता है। तो मैं कहूं कि ये आपकी जो अर्थ है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पर ही तो जीवन है। तो जो अर्थ है, अर्थ आपका बायोस्फीयर है, अर्थ आपका जैव मंडल है। अर्थ बोलो जीवन है नहीं है, जीवन है। आप अर्थ पे जहां जाओगे वहां पे जीवन पॉसिबल है। आप जाओ रेगिस्तानी इलाकों में, डेजर्ट में जाओ, क्या वहां जीवन नहीं है? वहां भी वनस्पति है, वहां भी वेजिटेशन है, वहां भी जानवर है, वहां भी लोग रहते होंगे, ठीक है ना। मतलब किसी ना किसी का जीवन तो वहां पर है। जहां जीवन है वो जैव मंडल का या बायोस्फीयर कहलाता है। आप बात करोगे अर्थ पे, आप गए पहाड़ी इलाकों में, क्या पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे या वेजिटेशन नहीं उगती हैं? क्या वहां जानवर नहीं रहते हैं? रहते हैं। वर्षा वन, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे पेड़ पौधे रहते हैं, वहां पे भी जानवर पाए जाते हैं। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भी जानवर रहते हैं। हवा में भी जीव जंतु वगैरह, पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हवा, ये वायुमंडल हमारे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। स्थल मंडल पे हम रह रहे हैं, जलमंडल पे भी जीवन है। मतलब पृथ्वी पे आप देखोगे तो पृथ्वी के हर भाग पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जीवन तो मौजूद है। चाहे वो इंसेक्ट्स का हो, कहने का मतलब कीड़े मकोड़ों का जीवन तो है, पेड़ पौधों का जीवन तो है, जानवरों का जीवन तो है, हमारा जीवन तो है। तो हम सब मिलकर जहां जहां जीवन की पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या, हमारा क्या बन जाता है, एक जैव मंडल बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है। तो बायोस्फीयर जो होती है, जैव मंडल जो होता है, वो हमारे इकोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट है। और इसको हमने देखा है कि इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। आप बताना क्या इसमें ये जो मैं पार्ट बोल रहा हूँ क्या वो शामिल है या नहीं है? मैं कहूँ लिथोस्फेयर, क्या इसमें स्थल मंडल नहीं आता? बिल्कुल आता है, स्थल मंडल पे जीवन है, तो स्थल मंडल है इसमें। क्या इसमें हाइड्रोस्फीयर नहीं आता, जलमंडल नहीं आता? जलमंडल भी आता है, क्योंकि जल में भी जीवन है। क्या हवा में जीवन है? हवा में भी जीवन है, तो वो एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, इन सबको मिलाकर हमारा बनता है जैव मंडल। स्थल, जल और वायुमंडल, तीनों को अगर ऐड कर दें, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों को ऐड करने के बाद हमारा बनता है
जैव मंडल बनता है। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों ही हमारे जीवन के लिए इसेंशियल पार्ट है। जमीन भी चाहिए रहने के लिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, इन तीनों को मिलाकर हमारा बनता है जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिलाकर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये तीनों के तीनों मंडल हमारे अर्थ पर मौजूद हैं। तो अर्थ अगर हम कहें, अर्थ क्या है, तो अर्थ इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर। पृथ्वी जैव मंडल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक और चीज, एक और मंडल ऐड किया जाने वाला है इन नियर फ्यूचर, उसका नाम है रानु मंडल। रानु मंडल भी इसमें ऐड कर दी जाएगी, वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो वो भी शायद ऐड हो जाए, ठीक है ना। जोक्स अपार्ट, मजाक है, आपको फिलहाल 3 नाम याद रखने हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये 3 नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। अगर ये समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ें, फिर बोलो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है। ऐसे और भी मंडल के अलावा बंडल भी होते हैं, कुछ मंडल हैं, कुछ बंडल हैं। एक आदमी ने अपने जेब में, ऊपर वाली जेब में एक बीड़ी का बंडल रख रखा था, तो उसकी प्रेमिका उससे मिलने आई, उससे प्रेमिका उससे गले मिली, तो आवाज आई, कटर 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 की आवाज आई। तो प्रेमिका बोली कि आपका दिल तो बहुत कुरकुरा है, तो उसने थप्पड़ मारा उस प्रेमिका की, बोली कि अब एक गंवार, दिल कुरकुरा नहीं है, तूने मेरे बीड़ी का बंडल तोड़ दिया है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो कुछ मंडल हैं तो कुछ बंडल भी हैं, और सब जरूरी है जीवन में। फिलहाल हम जैव मंडल की बात कर रहे हैं, और जैव मंडल का परफेक्ट एग्जाम्पल अगर कुछ है तो जैव मंडल का परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्थ, पृथ्वी। जैव मंडल का परफेक्ट एग्जाम्पल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ कुरकुरे। अगला, आई होप कि समझ में आया हो, और आया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है, अगला जो शब्द है, वो है आपका बायोम का। क्योंकि आप देखोगे तो हमारे जितने भी बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर किससे मिलकर बना होता है, बायोम से मिलकर बना होता है, उल्टा चल रहे हैं। जैव मंडल किससे मिलकर बना होता है, बायोम से। बायोम में क्या मौजूद है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या मौजूद है, समुदाय, समुदाय में क्या मौजूद है, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में क्या मौजूद है, प्रजातियां मौजूद होती हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो एक शब्द है, वो है बायोम। बायोम में पढ़ने के लिए हमारे पास है, अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो इसका पूरा नाम पूछता है कि बताओ कि बायोम जो होता है उसका पूरा नाम क्या है, बायोम का पूरा नाम क्या है। तो बायोम स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स। बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स बायोम कहलाता है। तो बायोम का जो पूरा नाम है वो है, बायोम का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स, BIOM, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स इसका पूरा नाम है। तो जो बायोम होता है, अगर हम इसमें बात करते हैं कि ये क्या होता है, तो देखो हम बात करते हैं पहले अर्थ की, कि माना कि ये हमारी अर्थ है, और अर्थ हमारा क्या है, जैव मंडल है। अभी तो बताया था अर्थ किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना बायोस्फीयर का, जैव मंडल का एग्जाम्पल है। इस अर्थ को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैं अगर आपसे पूछूं, आप बताओ, अब आपका नंबर है, आपका टाइम हो चुका है बताने का, क्या अर्थ हर जगह से एक जैसी है, यस और नो में जवाब देना है। कि अर्थ की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या अर्थ हर जगह से एक जैसी है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है। कहीं से अर्थ जो है आप देखोगे कि अर्थ पे कहीं तो पानी है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश ही नहीं हो रही है, कहीं पे ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, बर्फ ही बर्फ है, कहीं पे पहाड़ी पठार हैं, कहीं पे ग्रास फील्ड हैं, घास के मैदान हैं। हाँ बिल्कुल है। तो मतलब आप देखोगे कि हर जगह से अलग अलग हैं।
जैसे मैं कहूँ कि अर्थ के कुछ भाग पर है डेजर्ट है, रेगिस्तान है। अर्थ के कुछ भाग पे माना कि अर्थ के माना कुछ भाग पर अगर हम देखें तो कुछ भाग पर जो है वो है यहाँ पे केवल ओशियन, समुद्र हैं। किसी भाग में केवल घास के मैदान ही हैं, ग्रास फील्ड हैं। कहीं पर रेनी फॉरेस्ट हैं, वर्षा वन है। कहीं पे माउंटेन हैं, हिल एरियाज हैं, पहाड़ हैं। कहीं पे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर वगैरह हैं। तो आप देखोगे कि अलग अलग भागों में अर्थ जो है वो अलग अलग है। और एक बात और बताओ, क्या इन सभी जगहों पर रेगिस्तान में, समुद्र में, पहाड़ी इलाकों में, घास के मैदानों में, बर्फीले इलाकों में क्या पैदा होने वाली वेजिटेशंस, वनस्पतियां और एनिमल्स, जानवर क्या एक जैसे हैं? जो प्लांट्स, जो पेड़ पौधे आपके डेजर्ट में मौजूद हैं, क्या वही पेड़ पौधे पानी के अंदर भी हैं? क्या वही प्लांट्स आपके पहाड़ों में भी हैं? क्या वही प्लांट्स आपके ग्लेशियर में हैं? क्या वैसे हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है ना। और एक बात बताओ, ये जो मैंने बताए हैं, क्या ये भौगोलिक क्षेत्र, ये जियोग्राफिकल रीजन है या नहीं है? क्या ये भौगोलिक क्षेत्र है या नहीं है? भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है हमारी पृथ्वी का कोई एरिया है नहीं है, ये भी हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है। ग्लेशियर भी तो एक जियोग्राफिकल रीजन है, जहाँ पे केवल और केवल बर्फ ही तो है। माउंटेन हमारे अर्थ का भाग ही तो है, जियोग्राफिकल रीजन ही तो है, भौगोलिक क्षेत्र ही तो है। घास के मैदान जियोग्राफिकल रीजन तो है, आपके जमीन के भाग ही तो हैं। समुद्र जमीन का हिस्सा ही तो है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे इनको ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो आपके जियोग्राफिकल रीजन है, एक निश्चित डिस्टेंस के बाद वो चेंज हो जाता है। आप ऐसा नहीं कि आप समुद्र में जाए जा रहे हो, समुद्र में जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, समुद्र खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। समुद्र कहीं ना कहीं खत्म होगा, टापू भी होगा, जमीन भी स्टार्ट हो जाएगी, पहाड़ भी आ जाएंगे, ठीक है ना, रेगिस्तान भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि पहाड़ी इलाकों में हमारे जो वेजिटेशंस हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो एनिमल्स हैं, वो पहाड़ी इलाकों में जो हैं वो समुद्र में नहीं है, वो ग्लेशियर में नहीं है। सबके अलग 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 आपकी देखोगे कि सबकी क्लाइमेट अलग अलग है, सबकी जलवायु अलग है, सबकी वेजिटेशंस जो हैं, वनस्पति अलग हैं, और सबकी अगर आप देखोगे सबके प्लांट्स वो अलग अलग हैं, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स वो अलग अलग हैं। तो आप देखोगे कि एक निश्चित जियोग्राफिकल रीजन में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वेजिटेशंस और प्लांट्स अलग हैं, दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति, प्लांट्स, जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े अलग अलग हैं। इससे अगले जियोग्राफिकल रीजन में और अलग अलग हैं। तो इन सभी जियोग्राफिकल रीजन्स को, इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों को, जिसकी अपनी खुद की एक निश्चित क्लाइमेट है, और उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहां पर वेजिटेशंस और वहां पे एनिमल्स पैदा होते हैं, जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। उन सभी जियोग्राफिकल रीजन्स को, इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों को हम क्या कह देते हैं? बायोम कह देते हैं। तो बायोम का मतलब होता है कि वह जियोग्राफिकल रीजन, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें वेजिटेशंस, वनस्पतियां, और जिसमें एनिमल्स, जानवर उस जियोग्राफिकल रीजन के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर रहे हैं, रिलायबल हैं, अनुकूलित हैं, रह रहे हैं, जिंदा हैं, वो सारा वो जियोग्राफिकल रीजन, वो भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका बायोम कहलाता है। तो जैसे मैं कहूं कि ओशन एक बायोम है, समुद्र जो है वो एक बायोम है, ओशन बायोम है, रेगिस्तान दूसरा बायोम है। जैसे ही आप पानी में जा रहे हो, पानी के अंदर आपने देखा कि पानी में यार अलग अलग टाइप के तो एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जलीय जीव हैं। और जैसे मैं समुद्र से बाहर निकलता हूँ, रेगिस्तान में जाता हूँ, तो समुद्री वाला जो ओशन वाला जो आपका जियोग्राफिकल रीजन है वो खत्म, एंड हो गया है, और नया जियोग्राफिकल रीजन, नया भौगोलिक क्षेत्र स्टार्ट हो गया है। तो नया भौगोलिक क्षेत्र के स्टार्ट हो जाने का मतलब है कि नया बायोम स्टार्ट हो चुका है, नया बायोम स्टार्ट हुआ है। फिर डेजर्ट से बाहर निकले, आप कहाँ गए? घास के मैदान में। वहां देखा कि यहाँ पे तो वेजिटेशंस अलग हैं, प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, मतलब क्लाइमेट अलग है, मतलब एक तीसरा बायोम स्टार्ट हो चुका है। तो जो हमारी अर्थ है, जिसको हमने बायोस्फीयर का एक एग्जाम्पल बताया है,
वो अर्थ कई सारे बायोम से मिलके बनी हुई है। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज बायोम, तो बताना द जियोग्राफिक रीजन इन विच वेजिटेशंस एंड एनिमल्स आर रिलायबल टू द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें रहने वाली वनस्पति और पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ उसी क्षेत्र की जलवायु के प्रति अनुकूलित हों, दूसरी जलवायु के प्रति अनुकूलित नहीं है, सिर्फ उसी रीजन में रहना चाहते हैं, वही रीजन है, वही क्लाइमेट है, वही एरिया है, वही क्षेत्र है, वो इसका बायोम कहलाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ यहां तक कुछ समझ में आया है, नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो एक बार मुझे बता दीजिएगा कि ये समझ में आया है या नहीं आया। फटाफट आंसर बताइएगा, यस और नो। नो नो। ओके, देखिए भाई, मैं इसको वैसे समझाता हूँ। हम रहते हैं राजस्थान में और एक एरिया है हमारा कश्मीर। आप बताइएगा मुझको कि ये जो राजस्थान है उसकी जलवायु और जो कश्मीर है उसकी जलवायु दोनों कैसी हैं? अलग अलग तो है ना, डिफरेंट है। यहाँ पे बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, तो मतलब ये किसका भाग हो गया? ग्लेशियर का भाग हो गया। राजस्थान में रेगिस्तान है, तो ये किसका भाग हो गया? आपके डेजर्ट का भाग हो गया है। ठीक है, मैं कहूं कि कश्मीर में पैदा होने वाले पेड़ पौधों को मैं कहां पैदा कर दूं? राजस्थान में। क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जो पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, कश्मीर में जो जानवर जीव जंतु रह रहे हैं, वो उसी जलवायु में ढल गए, उसी में रह गए। उनको नहीं चाहिए आपकी जलवायु, राजस्थान की जरूरत नहीं है उनको। और राजस्थान में पैदा होने वाले पेड़ पौधे जानवर जो हैं वो राजस्थान की जलवायु में ही रह पाएंगे, कश्मीर में नहीं। तो जहां तक राजस्थान का ज्योग्राफिकल रीजन है वो राजस्थान का बायोम है, और जहां तक कश्मीर का भौगोलिक क्षेत्र है वो कश्मीर का बायोम है। कश्मीर की जलवायु राजस्थान की जलवायु दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे अलग हैं, यहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे अलग हैं, यहाँ पे जानवर अलग हैं, यहाँ पे जानवर अलग हैं। तो राजस्थान कश्मीर आपस में एक दूसरे क्या कहलाएंगे? बायोम कहलाएंगे, क्योंकि दोनों की जलवायु अलग है, दोनों के अंदर पैदा होने वाले पेड़ पौधे अलग अलग हैं, यहाँ रहने वाले जानवर अलग अलग हैं। ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे क्या कहलाएंगे? बायोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बायोम कहलाएंगे। जबकि है ये किसके हिस्सा? हमारे इंडिया के हिस्सा है, हमारे देश के हिस्सा है, ठीक है ना? तो पर ये बायोम कहलाते हैं। इसको मैं बड़े लेवल पे जा रहा हूँ, अब बड़े लेवल पे जैसे मैं लेके गया हूँ डेजर्ट में, पूरा के पूरे जितने भी रेगिस्तान है सभी रेगिस्तान को मैंने मिला दिया, जितने समुद्र है सभी समुद्रों को मैंने मिला दिया, और सभी समुद्रों में घूम के मैं आया, सभी रेगिस्तानों में घूम के आया। तो मैंने देखा कि समुद्र में रहने वाले पेड़ पौधे, समुद्र की जलवायु, समुद्र में पैदा होने वाले जानवर, रेगिस्तान की जलवायु, रेगिस्तान में पैदा होने वाले जानवर और पेड़ पौधों से अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, और इन्हीं अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को आपने क्या नाम दे दिया है? बायोम नाम दे दिया है। अब बताओ लोकेश, ये आया समझ में या नहीं आया? बताओ। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि यहाँ पर लाइव हर एक बच्चे को या मेरी वीडियो को जो सेव होने के बाद कोई देखेगा, सबको हर चीज समझ में आनी चाहिए। मेरी मेन प्रायोरिटी तो ये होगी। अब आप बताओ कि आपको समझ में आया नहीं आया जंगर साहब? ओके, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोस्फीयर का एग्जांपल बताओ, जैव मंडल का एग्जांपल बताओ, तो जैव मंडल का एग्जांपल तो आपने दे दिया है अर्थ। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बायोम का एग्जांपल,
तो बायोम का एग्जाम्पल ये रहे, रेगिस्तान, समुद्र, ग्लेशियर, पहाड़ी क्षेत्र, वर्षा वन, घास के मैदान, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? बायोम के एग्जाम्पल हैं। अब आप देखोगे कि ये सभी के सभी बायोम जो हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं? अर्थ। और अर्थ किसका एग्जाम्पल है? बायोस्फीयर का। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? बायोम। तो बायोस्फीयर जो होता है, जैवमंडल जो होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है बायोम से मिलकर। तो बहुत सारे बायोम्स मिलकर, बहुत सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। आगे आप देखोगे तो आपने पढ़ा है कि जो बायोस्फीयर, जो बायोम होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम क्या क्या दिक्कत है? इकोसिस्टम क्या बीमारी है? ये क्या चीज है? इकोसिस्टम क्या होता है? परितंत्र क्या होता है? इससे पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे। वो बातें हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारी इकोलॉजी है, इकोलॉजी में क्या क्या शामिल किए गए हैं, कौन कौन है इकोलॉजी में, कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस किस से मिलकर बनी होती है इकोलॉजी, घटक क्या क्या है हमारे। जैसे कि मैं खुद इकोलॉजी हूं, आप खुद एक इकोलॉजी हो। मतलब इकोलॉजी का भाग, जैसे मैं कहूं कि मेरा शरीर अंगों से मिलकर बना हुआ है, तो मेरे अंग भी तो मेरा शरीर का भाग है, तो मैं भी तो इकोलॉजी का ही भाग हूं। तो मैं किस किस से मिलकर बना हुआ हूं? जानवर किस किस से मिलकर बने हुए हैं, पेड़ पौधे किस किस से मिलकर बने हुए हैं, वो मेरे कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना, वो मेरे घटक हो जाएंगे। ऐसी इकोलॉजी किस किस से मिलकर बनी हुई है, पहले इस पर चर्चा करेंगे। ये जानने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है, परितंत्र क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी के कुल कंपोनेंट्स होते हैं दो। इकोलॉजी के कुल दो घटक होते हैं। पहला जो घटक है वो होता है बायोटिक, जैविक घटक। मतलब जो जिंदा अवस्था में, जीवित अवस्था में जो शोषण कर रहे हैं, जिनका जो उत्सर्जन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जो पोषण कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं, जो गति कर रहे हैं या जो वृद्धि कर रहे हैं, वो सब आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में या जैविक घटकों में शामिल किए जाते हैं। और जो जिनकी अमाउंट, जिनकी संख्या, जिनकी मात्रा कांस्टेंट है, फिक्स है, पर जो जीवित अवस्था में नहीं है, पर हमारे लिए जरूरी है, हमको सरवाइव करने के लिए जरूरी है, हमारी इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वो घटक एबायोटिक हैं, अजैविक घटक हैं। हालांकि इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, इनके अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ये जिस अवस्था में उस अवस्था में बने हुए हैं, इनकी मात्रा ना तो बढ़ रही ना घट रही है, जितने उतनी ही है, फिक्स है। जैविक घटक जो हैं, अगर हम सिर्फ अभी जैविक घटक को लेकर ही आपसे चर्चा करते हैं, अगर हम फिलहाल, तो जैविक घटक जो हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 भागों में। पहले जो भाग हैं वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक। उत्पादक। दूसरे हैं वो कहलाते हैं आपके कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। और तीसरे जो हैं वो हैं डीकंपोजर्स, अपघटक, या आप इन्हें अपमार्जक भी कह सकते हो। डीकंपोजर्स को अपघटक या अपमार्जक भी कह सकते हो। हमारा इकोसिस्टम में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, हाँ एक बात ध्यान रखना है कि सभी के सभी जैविक घटक अपना जीवन अजैविक घटकों के माध्यम से पूरा कर पाते हैं। जैविक घटक के बगैर, बायोटिक कंपोनेंट्स के विदाउट,
एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे इस अर्थ पर रहेंगे, बट विदाउट अबायोटिक कंपोनेंट्स, बिना अजैविक घटकों के एक पल भी जैविक घटक नहीं रह पाएंगे। हमको उनकी जरूरत नहीं है, सॉरी, उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमको उनकी जरूरत है, हमको है और रहेगी। जब तक जीवन है इनकी जरूरत हमको रहेगी, इन्हीं से ही जीवन है। याद रखना, खुद जाए जीतना नहीं है, पर उन्हीं से ही जीवन है, ध्यान रखना। तो याद रखना, इस जीवन में हमको जीवन उसी से मिला है जिसका खुद का कोई जीवन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना लेकिन एक बात, कि हम जीवित हैं क्योंकि वो हैं, चाहे वो किस अवस्था में क्यों ना हो। इसलिए जो लोग नास्तिक बन के घूम रहे हैं जीवन में, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आप मानो चाहे ना मानो, है या नहीं है, लेकिन जीवन तो उसी से ही है जिसको सब मान रहे हैं, जिस ऊर्जा को सब मान रहे हैं, जिस भगवान को सब मान रहे हैं। चाहे वो आपके लिए मृत अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो आपके लिए हो ही ना, चाहे वो पता नहीं कहाँ है, हमें नहीं पता, लेकिन उसके बगैर जीवन नहीं है, ठीक है ना। अजैविक घटक आपके लिए जो भी कुछ आपको मिला है, जिस ऊर्जा से आप जिंदा हो, वो ऊर्जा ही परमात्मा है, ठीक है ना। परमात्मा कोई रूप नहीं है, आप जिसको कहेंगे ये स्वरूप है, रूप है इसका ना। ऊर्जा ने अगर रूप ग्रहण कर लिया है तो उसका कोई रूप बन गया, वरना ऊर्जा कोई रूप होता है क्या? कोई रूप नहीं होता। परमात्मा एक ऊर्जा का नाम है, एक एनर्जी का नाम है, जो पूरी सृष्टि को चला रही है, ठीक है ना। वो जब कभी रूप धारण कर लेगा तो उसका साक्षात आप उसके दर्शन कर पाओगे, वरना उनका रूप नहीं होता। अभी प्रश्न पूछते ना लोग कि भाई बताओ कि परमात्मा है तो कहाँ है, तो मैं कहूँगी मेरे अंदर ऊर्जा है, तो ऊर्जा है कहाँ? मैं जिंदा हूँ, पर मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट खा रहा हूँ, ऊर्जा जा रही है अंदर। तुम मुझसे पूछोगे बताओ ऊर्जा कहाँ है, तो मैं कैसे दिखाऊं? पर है, ऊर्जा एनर्जी है मेरे रूप में, तभी मैं जिंदा हूँ, तभी मुझको आकार मिला हुआ, तो वो कहीं है, पर कहाँ है पता नहीं। ऊर्जा के रूप में हो सकता आगे पास बैठा हो, मेरे पास बैठा हो, मेरे अंदर बैठा हुआ है, मेरे सिर पे बैठा हुआ है, मेरे पास में किनारे बैठा हुआ, मेरा हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है ना, मुझको संभाले हुआ है। एनर्जी है, परमात्मा है। तो ये जो जैविक घटक हैं, सब के सब जैविक घटक किस पे डिपेंड है? अजैविक घटकों पर डिपेंडेंट हैं, इन पे निर्भर हैं ये। उत्पादक जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ से? अजैविक घटकों से। हमारे इकोसिस्टम में जो ऊर्जा बनाते हैं, जो एनर्जी बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और प्रोड्यूसर केवल और केवल किन को माना गया है? प्लांट्स को माना गया है, पादपों को माना गया है। तो हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी बना रहे हैं, जो ऊर्जा बना रहे हैं, वो कौन बना रहे हैं? वो प्रोड्यूसर बना रहे हैं, उत्पादक बना रहे हैं। इन उत्पादकों पे कौन डिपेंड है? कंज्यूमर्स, उपभोक्ता डिपेंडेंट है, उपभोक्ता निर्भर है इनके ऊपर। उपभोक्ता उपभोक्ता तीन टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक उपभोक्ता में सारे के सारे आपके हर्बीवोरस, शाकाहारी आते हैं। सेकेंडरी में, द्वितीयक में सारे के सारे कार्निवोरस, मांसाहारी आते हैं। टर्सरी, तृतीयक उपभोक्ता में सारे के सारे ओमनिवोरस, सर्वाहारी आते हैं। और बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, ये यीस्ट, कवक वगैरह जो है, खमीर वगैरह जो भी हैं, जीवाणु कोई भी हैं, वो सारे के सारे आपके डिकम्पोजर्स में आते हैं, अब घटकों में आते हैं। तो हम किसको लेके बात कर रहे हैं, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में हम कल आपको एक एक करके क्रमबद्ध ढंग से इन सब के नाम वगैरह आपको हम बताएंगे। फिर आपको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, जैविक और अजैविक घटकों के बारे में बताने के बाद फिर हम इकोसिस्टम पे आएंगे। तो दोस्तों आज के जो सेशन है ये कैसा आपको लगा, तो एक बार मुझे बताइएगा कि आज जो हमने पढ़ाया है वो अच्छा है, हेल्दी है, समझ में आया नहीं आया है, ठीक है ना। ये एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, अच्छा है बुरा है। जैसे कि कल मैं अगर अच्छा है तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बेकार है तो मैं कल और अच्छी मेहनत करके और अच्छे वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन समझाना तो मुझे आपको है ही है, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लग चुका हूँ आपके मेंस को क्लियर करवाने के लिए, आपके सपनों को पंख देने के लिए, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी चेहरे पे खुशी देने के लिए मैं तो तत्पर हूँ। आप कितने हैं वो हम देखेंगे। तो इतना समझ में आया तो बताइएगा आज के लिए सबके सब।
जब तक आपके कमेंट्स आएंगे शायद टाइम हो चुका होगा मेरी नेक्स्ट क्लास का। चलिए ठीक है, बाकी की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कल 12 बजे हम फिर से आपसे रूबरू होंगे, फिर से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें और मिलते रहिएगा 12 से 1 साइंस की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।